है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। लोकसभा चुनाव में अब बेहद ही कम समय बचा है, ऐसे में हर दल जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन भी बाजी मारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हम आपको बता दें, सत्ता के संग्राम में हम आपको प्रदेश की एकमात्र आरक्षित सीट जांजगीर के सफर पर लेकर चलते हैं। जांजगीर सीट 2009 में परिसीमन के बाद आरक्षित हुई है, जबकि इसके पहले तक जांजगीर लोकसभा कोरबा और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर सामान्य सीट थी। प्रदेश की कई सीटों की तरह यह सीट भी लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2004 के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हालांकि लोकसभा क्षेत्र बसपा के प्रभाव माना जाने वाला है और इस सीट से कभी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने अपना पहला चुनाव लड़ा है। हालांकि ये बात अलग है कि उसमें उनकी हार हुई, लेकिन अब की बार क्या होगा, यहां कौन बाजी मारेगा, क्षेत्र की जनता का मूड कैसा है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किस पार्टी की जीत की यहां संभावनाएं हैं, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। लोकसभा सीट जांजगीर में इस बार कौन बाजी मारेगा? क्या यहां लगातार चौथी बार बीजेपी का कमल खिलेगा या 1.5 दशक बाद क्षेत्र में कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रहेगी, या फिर अजीत जोगी से गठबंधन के रास्ते बसपा का हाथी विजयी चाल चलेगा? आखिर क्या है इस क्षेत्र की जनता का मूड, माननीयों के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ जाने। चलिए उसके पहले जांजगीर के चुनावी इतिहास के साथ यहाँ के जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है उसे समझ लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जांजगीर लोकसभा सीट की पहचान कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में है। यह क्षेत्र किसी समय में सबसे सिंचित भी रहा है। इसकी पहचान धार्मिक और पुरातत्विक भी है, क्योंकि भगवान राम को झूठे बेर खिलाने की पौराणिक कथा शिवरी नारायण में सुनने और देखने को मिलती है। यहाँ भगवान विष्णु का बेहद प्राचीन मंदिर भी है। यही वो क्षेत्र है जहाँ भगवान शिव को खुश करने के लिए लक्ष्मण ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही सतनामी समाज का पवित्र धार्मिक स्थल और बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली गुरौदपुरी भी इस लोकसभा क्षेत्र में आती है। आज इस क्षेत्र की पहचान पावर हब के रूप में है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पावर प्लांट है। पहले चुनाव से लेकर 1962 तक जांजगीर सीट से बालौदा बाजार भी जुड़ा हुआ था। यहाँ पहला चुनाव 1957 में हुआ, तब कांग्रेस से अमर सिंह सहगल और मिनी माता सांसद चुने गए। इसके बाद 1962 में फिर अमर सिंह और मिनी माता ही चुनाव जीते। 1967 में मिनी माता ने जीत की हैट्रिक लगाई और उसके बाद 1971 में फिर बाजी मारकर उन्होंने जीत का चौका जड़ दिया। 1972 में मिनी माता की असमय मौत के बाद यहाँ उपचुनाव हुए, जिसमें सफलता कांग्रेस को ही मिली और भगत राम मनहर सांसद चुने गए। आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए, तब कांग्रेस अपने गढ़ वाली सीट से भी हार गई। आपातकाल की आंधी में जनता दल के मदन लाल गुप्ता चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि 1980 में कांग्रेस की आसानी से वापसी हो गई। इस बार राम गोपाल तिवारी चुनाव जीते। जांजगीर में 1984 का चुनाव ऐतिहासिक था। दरअसल इस बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए यूपी से कांशीराम आए थे। कांशीराम ने बसपा का प्रभाव जमाने छत्तीसगढ़ के जांजगीर को इसलिए चुना था क्योंकि ये इलाका अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल का इलाका था। लिहाजा बसपा को खड़ा करने अपनी संभावित हार को भी जानते हुए कांशीराम जांजगीर पहुंचे थे। 1984 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो कांग्रेस एक बार फिर विजय रही। कांग्रेस के प्रभात मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, जबकि कांशीराम तीसरे नंबर पर थे। साल 1989 में दिलीप सिंह जुदेव ने जांजगीर सीट पर कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म किया। जशपुर राज घराने के दिलीप सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा। दिलीप सिंह तब युवा लेकिन बेहद तेज तर्रार नेता के तौर पर इलाके में अपने को स्थापित कर चुके थे। जुदेव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर इस सीट से बीजेपी का खाता खोल दिया। हालांकि इसके बाद 1991 में हुए चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा विजयी होकर संसद पहुंचे।
लेकिन 1996 में फिर से बीजेपी ने यहाँ वापसी की। इस बार मनहरण लाल पांडे क्षेत्र से सांसद चुने गए। जांजगीर सीट पर 1998 में चरणदास महंत ने कांग्रेस की वापसी कराई। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष महंत यहाँ से लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 1998 और 1999 में लगातार वे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन महंत 2004 में बीजेपी की करुणा शुक्ला के खिलाफ हार गए। इस सीट पर मिनीमाता के बाद करुणा शुक्ला चुनाव जीतने वाली दूसरी महिला थी। 1957 से सामान्य रहने वाली जांजगीर सीट 2009 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। तब आरक्षित सारंगगढ़ लोकसभा सीट को विलोपित कर जांजगीर लोकसभा सीट का गठन किया गया था। आरक्षित सीट होने का बीजेपी को फायदा मिला। परिसीमन के बाद जांजगीर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। इस बार कमला पाटले जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची। वहीं 2014 में मोदी लहर में एक बार फिर बीजेपी की टिकट पर कमला पाटले चुनाव जीती। इस तरह इस सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2019 के चुनावी दंगल में बीजेपी ने मौजूदा सांसद कमला पाटले का टिकट काटकर पूर्व सांसद गुहाराम अजगले पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने 6 बार के सांसद रहे परसराम भारद्वाज के बेटे रवि भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है। एक तरह कांग्रेस ने पिता की विरासत बेटे के हवाले कर दी है। वहीं बसपा से 3 बार के विधायक रहे दाऊराम रत्नाकर मैदान में हैं, जो इस सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। दाऊराम रत्नाकर बसपा जनता कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो अब देखते हैं इस सीट पर बाजी बीजेपी या कांग्रेस में से कोई एक पार्टी मारती है या फिर बसपा प्रत्याशी यहाँ जीत का परचम लहराने में कामयाब रहते हैं। जांजगीर से रवि गोयल के साथ वैभव श्री पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो जांजगीर में जनता का मूड कैसा है, माननीय क्या दावे और वादे कर रहे हैं, कुल मिलाकर इस लोकसभा क्षेत्र में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये जानने के लिए सीधे जांजगीर चलते हैं, जहां स्वराज संवाददाता रुपेश गुप्ता मौजूद हैं। रुपेश, जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत है, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ की, और सबसे अहम जनता का मूड क्या है? जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए हम जांजगीर लोकसभा सीट के जांजगीर पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकमात्र ऐसी सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो स्वराज एक्सप्रेस प्रेजेंट सार्थक टीएमसी प्रेजेंट सत्ता का संग्राम इन एसोसिएशन विद आरती ग्रुप्स, ISBM यूनिवर्सिटी, सपोर्टेड बाय जॉब स्पाइस, ट्रेवल पार्टनर व्यास, हॉस्पिटल पार्टनर श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और फायर सोल्यूशन पार्टनर सेफ प्रो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मनमोहन देवांगन जी हैं और आम आदमी पार्टी के संजय शर्मा, आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जांजगीर की आवाम है, करीब 25% आबादी यहाँ पे अनुसूचित जाति है की है। और विधानसभा के चुनाव पर नजर डालें तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा जरूर भारी रहा है, लेकिन अगर जिले की बात करें तो जिले में तीनों ही पार्टियों को, चाहे जोगी बसपा गठबंधन रहा हो या फिर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, 2-2 सीटें मिली हैं। दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद इस बार प्रदेश की जनता कर रही है, प्रदेश के लोग कर रहे हैं। जांजगीर से सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संजय शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, आपने इस चुनाव में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जो हार मिली विधानसभा चुनाव में, क्या ये उसका नतीजा है? नहीं, उसका नतीजा नहीं है। देखिए, हम हमारी पार्टी को खड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद वो काफी कम थे और जनता की आवश्यकता या जनता के निर्णय का हम सम्मान करते हुए हमारा एक ही मकसद है, हमारे नेता ने स्पष्ट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि हमारा मकसद केवल एक है, देश बचाना। पार्टी बचाने की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। देश बचाने के लिए पहले राहुल गांधी को पानी पी पी के कोसते थे और बार बार उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि गठबंधन कर लीजिए। देखिए, देश की आवश्यकता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाना, ये पहली प्राथमिकता है। और ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि देश का मूड मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाना पहली प्राथमिकता। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाना पहली प्राथमिकता है, आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, एक गलत सोच है, ऐसा नहीं है। देश चाह रहा है नरेंद्र मोदी का जो कार्य है, जो उनने 5 साल में जो कर दिखाए हैं, उसे कांग्रेस के 70 साल ने पूरा समय बर्बाद करके गरीबी हटाओ 4 मोदी जी तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आपसे तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि 70 साल का फॉर्मूला कहां से आया? उसमें वाजपेयी साहब के 7 साल आ गए,
वीपी सिंह के 1.5 साल और चंद्रशेखर के में आ गए, देवगौड़ा और उनके आ गए करीब आके गुजराल साहब के 1.5 साल, और उससे पहले 1977 से 2 साल। तो ये घटाते नहीं, 70 साल कौन सा हिसाब है? वो गठबंधन के साथ वो चलते रहे थे, तो कांग्रेस की ही जो गाइडलाइन है, वाजपेयी जी को भी 7 साल जो है कांग्रेस का सपोर्ट था, हमारा ही था, मगर हम लोग कभी भी सत्ता मतलब हड़पने के लिए कभी हम लोग रूल्स से अलग नहीं जाते। अच्छा, एक बात बताइए, 5 साल पहले सुशासन की बात की, अच्छे दिन के वादे किए, तो अच्छे दिन के वादे के साथ क्यों नहीं उस पर वोट मांग रहे हैं कि अच्छे दिन हमने आपके लाए, हमको वोट दीजिए, हम आपका काला धन लेकर के आए? अब नया जुमला क्यों गढ़ रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूं? हमारा क्या है, हम लोग जो इनकम टैक्स या जाली कंपनी चला रहे हैं उसका चौकीदार है। जितने भी अभी आप देखे होंगे 3 लाख कंपनियां फर्जी थे कांग्रेस के कार्यकाल में, 3 लाख फर्जी कार्य थे कंपनी, वो सारे अभी पूरी तरह से इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर जब आए तो सारे के सारे बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई। और हमारे जो बीजेपी है वो किसी भी शर्त में जनता हित में जो भी कार्य हो सके, जैसे हमारा जो मूल था, जैसे जनता को डायरेक्ट कोई भी राशि दिलाना है, जैसे आवास के मामले में आप देखे होंगे, आवास का जितना भी राशि है डायरेक्ट जनता तक दिया गया है, डायरेक्ट जनता को आवास का दिया गया है, राशि दी गई है। और कामकाज के बूते भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच है। आपको लगता है कि जनता के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम के साथ है, उनके काम के साथ है, तो कांग्रेस टिक पाएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल में कि आज सही मुद्दे में यहाँ पर आज बात चल रही है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सारे वोटरों को, देश के वोटरों को, कि ये लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान बनाए हुए और महात्मा गांधी जी जो इस देश के लिए हमेशा संघर्ष किए हैं, आज एक त्योहार है हमारे जैसे गरीब किसान मजदूर लोगों के लिए। 5 साल तक मोदी जी वोट मांगे, प्रचार किए, और जिस वादा करके जो आए थे कि मैं जब चौकीदार बनूंगा चौकीदारी करूंगा, लेकिन चौकीदारी ऐसा होता है क्या कि आप बैठे हो, आपके पैर के नीचे से चला कई हजार करोड़ रुपए लेकर उड़ रहे हैं। काला धन की बात किए थे, 15 लाख लाने की बात किए थे। हम सब लोग सोच रहे थे कि कुछ ये करेगा, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उन भाजपा कार्यकर्ताओं से कि आज 15 लाख रुपए का एक फूटी कौड़ी नहीं मिला, और आज दोबारा उस बात को घुमाना शुरू कर दिए हैं। आप अगर सही काम किए हो तो आप वोट मांगिए ना कि मैं काला धन लाया हूं, आप वोट मांगिए कि मैं अच्छे दिन लाया हूं। आप फिर से घुमा रहे बात को मैं चौकीदार हूं। चौकीदार ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से हमारा जो कांग्रेस पार्टी है जो कहता है उसको करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी जो कहे थे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हालांकि भाजपा जनता पार्टी का आरोप है कि 60 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य रूप से अगर माना जाए तो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोग कहते हैं ऐसा, जानकार कहते हैं, और पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी यही रही। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी किसके साथ है। बड़ा कंफ्यूजन है आपकी पार्टी को लेकर। चर्चा यहाँ तक है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों की पार्टी है, जिनकी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन ज्यादा संख्या वाला समाज इस देश में सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा भूमिहीन है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला है, और सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के साथ इस देश में शोषण होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। तो आज वो बहुजन समाज अपने खुद के बलबूते पर अपनी खुद की पार्टी बनाई है। ये किसी के साथ नहीं, ये अपने बलबूते पर चलती है। ये अलग विषय है कि जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित होती है
उन राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर बहुजन समाज के हित में हम अपना जो भी कदम बढ़ाते हैं वो बहुजन समाज के हित में कदम बढ़ाते हैं। आपको क्यों वोट दे? आप यहाँ से उम्मीदवार हैं बसपा के, आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करते हुए यहाँ की जनता क्यों वोट दे? क्योंकि आपको ये मालूम है, आजादी के बाद अगर इस देश में सबसे पहले किसी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी की बनी, और लगातार कांग्रेस पार्टी का जो पहला प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इसके बाद बने गुलजारी लाल नंदा जी, फिर बने लाल बहादुर। नहीं वो ठीक है, आप अपनी बात कहिए। नहीं भाई, वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक इस देश में राज किया है, लेकिन जो भारत के संविधान में इस देश के सबसे ज्यादा संख्या वाला समाज बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग है, जिनके लिए अनुच्छेद 340 में प्रावधान है कि इनके जनसंख्या के अनुपात में इनके पिछड़ापन को दूर करने के लिए इनको प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन आज तारीख तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के हितों का ध्यान नहीं रखा। और कांग्रेस के बाद अगर सत्ता बदली भी तो बीजेपी को भी सरकार चलाने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। आयोग बना तो दिया, आयोग तो पहले भी आपने मालूम होगा दर्जा दे दिया। नहीं, आयोग बनाने से ही काम नहीं होता, सही मायने में सही नियत से जो उनका प्रतिनिधित्व है, जो उनका हक है, उनको देना चाहिए, लेकिन आज तारीख तक नहीं मिला। अभी मुश्किल से 6.9% बैकवर्ड लोगों को ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन मिल पाया है। मिलना कितना चाहिए? 27% मंडल कमीशन के आधार पर, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो क्यों दे कांग्रेस को, क्यों दे भारतीय जनता पार्टी को? अब इस देश का पिछड़ा वर्ग, दबा कुचला समाज अपनी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। लेकिन आप तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और फिर उन्हीं को गाली भी देते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, बीजेपी का सपोर्ट लिया, ये सच्चाई है ना? और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा किया। मैंने पहले ही कहा, बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखकर जो भी राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित होती है, हम निश्चित रूप से वहां पर उसी तरह का निर्णय लेकर के हम बहुजन समाज के हित में काम करना चाहते हैं। और अगर लगता है कि हमें कहीं कांग्रेस का सहयोग चाहिए तो वहां लेंगे, जहां बीजेपी का सहयोग लेने की जरूरत पड़ी तो बहुजन समाज के हित में हमने सहयोग लिया। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि जरूरत पड़ेगी तो फिर से सहयोग लेंगे। आप सहयोग देंगे? हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं, मनमोहन देवांगन जी, जो कि माफ कीजिएगा भुवनेश्वर यादव जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी, जैसे लोग आरोप लगाए हैं हमारे भैया जी राम कुमार यादव जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ में और सभी के विकास को उन्मुख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर अग्रसर है और राष्ट्रवादी मुख्य मुद्दा है। और जो भी हमारे सहयोगी क्षेत्रीय दल है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समय से ही उनका सम्मान रखा है। 24 पार्टियों की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है। हम क्षेत्रीय दलों को भी साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और सबका सम्मान बढ़े, इस ओर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है। चलिए, सब वर्गों की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार क्या सोच रही है, किसको सपोर्ट करेगी? दिल्ली में तो आप कांग्रेस से वोट मांग रहे थे, आप मांगेंगे क्या? नहीं, हम यहाँ सपोर्ट की राजनीति नहीं करेंगे। हमारा मकसद क्लियर है। दिल्ली में करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, दिल्ली में देखिए, हमारा मकसद है कि पहले अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को रोकना। ये लोकतंत्र के लिए घातक लोग हैं। हम हर हाल में किसी भी स्तर तक लोकतंत्र बचाने, देश बचाने के लिए तैयार हैं। हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी के हाथ में सरकार की चाबी नहीं जानी चाहिए। हमारा एक ही मकसद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चंद्रदेव राय, बिलाईगढ़ के विधायक, कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दूसरे जो कांग्रेस के विधायक है वो कुछ कहना चाहते हैं। अभी हमारे आदरणीय, जिसके हम उंगली पकड़ के भी चले हैं, आदरणीय रत्नाकर साहब जी जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट क्यों दे। ये वही कांग्रेस है
जिन्होंने अपने प्राण को आहुति देकर इस देश की आजादी के लिए काम किया है। हम उस दिन को नहीं भूलना चाहिए। महात्मा गांधी से लेकर के कितने परिवार इस देश के लिए मर मिटे हैं, शहीद हो गए हैं। आज राहुल गांधी जी इस पूरे देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए, अभी तक घर नहीं बसाए हैं। सबको अपना घर परिवार समझ करके दलित, सूचित समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी समाज के लिए अपना जो है तन मन धन करके आज घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। इस सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए, सत्ता के लिए। भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता के लिए घूमते हैं। आज देश विदेश में 10 लाख का एक सूट बोलता है मैं गरीब घर के हूँ। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब को लेकर साथ चलता है। ये राम कुमार यादव उसका गवाही है। गाय भैंस चराने वाला, दूसरे घर में जाके बर्तन मांजने वाला। कभी मोदी तो कहता है कि मैं चाय वाला हूँ, तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा है, देखिए वो कहने की बात है। कभी कोई आदमी एक बता दे, मैं बोलता हूँ मैं गाय भैंस चराने वाला हूँ, मैं हजारों आदमी खड़ा कर दो मैं गाय भैंस चराया हूँ, लेकिन मोदी को किसी ने केतली धर के चाय बेचते देखा है क्या? कहीं पर स्टेशन में कोई देखा है चाय बेचते हुए? ऐसा चाय वाला नहीं। सिर्फ जो कहते हैं उसके बाद क्या बोलता है मैं चौकीदार हूँ। कहाँ पर चौकीदारी किया है? ऐसा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश में हम छत्तीसगढ़ का माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर काम किया है, 15 साल 5 साल अभी मोदी जी किए हैं। हमारा जो है भूपेश बघेल जी मात्र 3 महीने में ऐसे किया है कि आज उनका जो है 15 साल, रमन सिंह जी का हमारा 3 साल का मुकाबला करके देख लें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबको साथ, एक गांव भैंस चराने वाला का भी सम्मान, एक झोपड़ी में रहने वाला का सम्मान, किसान का सम्मान, उद्योगपति का सम्मान, सबका सम्मान। कहीं पर कोई पार्टी है, उस पार्टी के नाम है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी है। इसलिए आज देश में जरूरत है ऐसे नेताओं का। ये जो बात कह रहे हैं आप सहमत हैं? बिल्कुल। कांग्रेस तो लगभग 6 दशक तक इस देश में राज की, सबको पता है। नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्रपति बनाए कमजोर वर्ग से। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में जब अटल जी की सरकार थी तो हमने अल्पसंख्यक को राष्ट्रपति बनाया, सबको सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी में आज सबसे ज्यादा अजा वर्ग से सांसद हैं। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि मोदी को किसी ने केतली पकड़े देखा क्या, चौकीदारी करते देखा क्या? आपने देखा है वो किसके घर में उसकी माँ स्वयं हीराबेन जो है बर्तन मांजती थी, ये प्रमाणित है। सबने देखा है, किसने नहीं देखा है? उनके सर्टिफिकेट की तरह। सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, हम सबूत देने वालों में से नहीं है। भारत को आज सबूत चाहिए, सबूत नहीं, सबूत की जरूरत है भारत। जो आपने कह दिया वही सही। नहीं, ऐसी बात नहीं, सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि भाई केतली पकड़ते नहीं देखा, कोई फोटो नहीं है पुरानी? प्रमाणित है, उसकी माँ आज भी। नहीं, वो चाय वाली बात कर रहे हैं। चाय भी स्टेशन में बड़नगर में स्वयं वो चाय लेकर। अच्छा, ये हमने सुना है कि बड़नगर में उस समय कोई स्टेशन, कोई ट्रेन रुकती नहीं थी जिस समय का जिक्र करते। चौकीदार तो प्योर है और जीतना श्योर है, श्योर है। हाँ, चौकीदार। हमारे भाई साहब बोल रहे थे अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा विधायक है। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय मेरे बहुत ही वरिष्ठ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मानने वाले हमारे आदरणीय मेरे पिता तुल्य रत्नाकर साहब हैं, और हमारे भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हैं, वही रमन सिंह जी हैं जो यहाँ पर 16% आरक्षण को काट करके इस गरीब समाज का 12% करने वाला समाज है। यहीं पर आदिवासी समाज जो अनुसूचित जनजाति, सौरा पाव, पुबिया, खड़िया, माझी, उराव, धनवार, ऐसे 36 जाति को जाति के लिए तड़पाने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज माननीय भूपेश बघेल जी रोड में भी संघर्ष किए थे, और जैसे ही उसको छत्तीसगढ़ के जनता ने मौका दिया तो विधानसभा में सबसे पहले चक्रदम कानून बना करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान को अगर कसौटी में कस करके किसी गरीब किसान के मजबूती से संविधान में उतरने का काम किया है तो मेरा नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किया है। और इनका जो पूर्व नेता था वो 15 साल में सिर्फ ऐसे गरीब लोगों को छलने का काम किया है। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, ये चौकीदार बहस जो है वो बुनियादी मुद्दों से हट करके चौकीदार और चाय वाले तक आ गई है। यहाँ इन नारों के बीच में बसपा क्या करेगी? देखिए, मैं बुनियादी समस्याओं पर ही मैं अपने आप को केंद्रित करके चलता हूँ।
क्योंकि इस देश के जो बुनियादी जो हमारी समस्या है, आज भी इस देश के अंदर में सामाजिक गैर बराबरी है, आज भी इस देश में आर्थिक गैर बराबरी है, आज भी इस देश में शैक्षणिक गैर बराबरी है। ये हमारी बुनियादी समस्या है। ये चौकीदार के मामला, हमें इस देश में चौकीदार नहीं, इस देश में सही सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के दबे कुचले समाज का सही विकास करे, सही उनका उत्थान करे। राहुल गांधी ऐसे हैं क्या? मैं जैसे अभी हमारे यादव जी बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में, वो यादव को ये पता नहीं है कि 1919 में जब साउथ बोरो कमेटी यहाँ पर आई और सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो पिछड़े दबे कुचले समाज के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात किया था, तब उस समय कांग्रेस का जो पहला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पंडित बाल गंगाधर तिलक जी, उसने इस बात का विरोध किया था कि क्या ये तेली कुर्मी काठी कलार ये पार्लियामेंट में जाकर के हल चलाएंगे कि सब्जी उगाएंगे, इनको रिप्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है। किसने कहा था? कांग्रेस ने विरोध किया था। और जब जब भी इस देश के अंदर दबे कुचले पिछड़े लोगों को सम्मान और अधिकार देने की बात आई तो कांग्रेस ने उसका विरोध ही किया है, उनको पता नहीं। गंभीर आरोप कांग्रेस पर। देखिए, सबसे पहले मैं अजीत मेरे बड़े भैया को बताना चाहूंगा, जब भी चुनाव आती है, चाहे वो बसपा की बात हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, ये जातिगत राजनीति करने लगते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जात पात के नाम पर राजनीति करते हैं। और हिंदुस्तान की गवाह है कि जब जब भी इस देश को खतरे की आड़ आई है, कांग्रेस ने देश की अखंडता, एकता और भाईचारा को लेकर आज पूरा इतिहास गवाह है। चाहे आजादी से लेकर इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम, भारत देश को संविधान देने का बात करने का काम, मजबूत लोकतंत्र देने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी, इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिनके सपने का अनुरूप गरीबी हटाओ की नारा, उसी नारा को लेकर आज माननीय हमारा राहुल गांधी जी देश के 206 देशों में जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मिनिमम आय कानून के तहत इस देश के मूल धारा पे जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि इनकी गरीबी सुधरे, आज मजबूती की ओर ये आगे बढ़े। ये अब लोग आरोप लगाते हैं, जात पात के नाम पे आरोप लगाते हैं। पहले ये सोचें, बाबा साहब को कानून मंत्री किसने बनाया? बाबा साहब को संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? बाबा साहब का संविधान बनाने का पूरा लेखा जोखा किसने सौंपा? ये कांग्रेस की सरकार रही है। ये महत्वपूर्ण चीज आपने कही। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक बात कही कि कांग्रेस ने जो जातियां हैं उनको लेकर के एक दोहरा रवैया अपनाया। वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंबेडकर को सबसे आगे लाने वाले और उनकी भावना, यानी कि जो उनकी पार्टी की भावना थी आपके अनुसार, कांग्रेस पार्टी के अंदर की भावना जिसका जिक्र आपने किया, उस भावना को दरकिनार करते हुए उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो उनसे विरोध रखते थे, दूसरी राय रखते थे। मैं राय जी को मालूम नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने नहीं देना चाहते थे और बाबा साहेब अंबेडकर को हराया भी गया। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पश्चिम बंगाल के जो चंडाल अछूत बिरादरी के लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने जश्न और खुलना में उनको वेलकम किया और वहां से फिर उनको जिता करके हाउस में भेजे। ये तो मजबूरी है कांग्रेस की थी। ये तो गए थे लंदन कि भाई आप देश छोड़ के चले आए, देश हम कैसे चलाएं, हमारे लिए कानून बना दो। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम यहाँ कानून बनाने के लिए आदमी ढूंढने आए हो? अरे भारत के अंदर में सबसे बड़ा दुनिया का विद्वान बैठा है डॉक्टर अंबेडकर, जाओ, वो देश के लिए संविधान बना सकता है। इतनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं आप, गूढ़ बातें कर रहे हैं, पब्लिक को समझा पाएंगे ये सब बातें? मैं समझाता हूँ। उसके बाद भी कांशीराम यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। अरे देखो भाई साहब, इस देश के अंदर जिस जातिवाद की बात कर रहे हैं, इस देश में जातियां बनाई किसने? क्या कांशीराम ने बनाई? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया? दूसरा सवाल, आज भी देश के अंदर हम जाति के आधार पर जाति के शिकार लोग हैं और जाति ही इस देश
बीमारी है। जब तक जातिवाद रहेगा देश तरक्की और विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए इस देश से जातिवाद को मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, ये जातिवादी लोग हैं, जाति को इस्तेमाल करके। चलिए डिस्कशंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चर्चा कुछ ऐसे विषयों की कर लेते हैं जिन विषयों पर ये लोकसभा का चुनाव है। मैंने सवाल पूछा था आपसे पहले, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनसे, 2014 के किस वादे को आपने पूरा किया जिसके दम पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम तो लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी सारे वादे को पूरा किया, उससे ज्यादा काम किया। मैं अभी आपके सामने घोषणा पत्र की कॉपी लाता हूं आपके 2014 की, और आप उसको पढ़िए और मुझको बताइए कि कौन कौन सा वादा पूरा किया। चलिए जनता से कुछ सवाल ले लेते हैं, जनता से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जनता से जुड़े काफी लोग हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो है ये जो नरेंद्र मोदी के बारे में जो बार बार कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता से मैं पूछना चाहता हूं, विधायक जी से, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने जो चौकीदारी जो देश के लिए कर रहे हैं, आज जो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय लेवल पे होता है, इसमें जो लोकल चुनाव नहीं होता है, तो ये जो चौकीदारी जो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद और उग्रवादी जो जैसे पाकिस्तान में के लोग हमारे कश्मीर में उग्रवादी करते हैं, ये नक्सलाइट एरिया है हमारा, ये कब समाप्त होगा? इतने दिन से बोलते थे कि हम कर देंगे कर देंगे, तो सवाल क्या है, कब खत्म होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि नक्सलाइट हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जो भाजपा के जो प्रधानमंत्री है, तो इसके बाद ये लोग भी यहाँ जो जगदलपुर बस्तर में हमारे आदिवासी भाइयों को, जनता को, जैसा वहाँ किया गया ऐसा यहाँ पे कब किया जाए? ऐसा भी यहाँ कब तक करेंगे? दूसरा सवाल है, अभी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात किया जा रहा था। ओरिजिनल सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसको भारत में भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा गुरु घासीदास जी को ओरिजिनल सम्मान देने की बात अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुतुब मीनार से भी ऊपर, कुतुब मीनार से भी ऊंचा उनका जैद खम बाबा का बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जिनको मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बसपा दोनों साथ में है, 60 साल इन लोगों ने सरकार चलाया है। उत्तर प्रदेश में सरकार देखे हैं आप, छत्तीसगढ़ में ना IIT आया, ना IIM आया, ना कोई स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल आया। कांग्रेस 60 साल रही है, 10 साल और सरकार चलाई है केंद्र में, बाकी प्रदेश तो कुछ नहीं मिलने वाला नहीं था। चलिए आप बताइए। अभी भाई साहब बता रहे थे, हमें राम कुमार यादव जी चल दिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस वाले लोकतंत्र की व्यवस्था को बहुत बढ़िया संभाले हुए। भारत में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के द्वारा आज तक शासन में की गई है, आज तक लोकतंत्र जब बात करती बोले जाती थी कि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, आपने तो पूरा दूरदर्शन की स्पीच को बंद करा दी गई। आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा भारत के में इस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मूल्यों को, ढांचे को इस प्रकार नकारा गया। आपने तो लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो कांग्रेस पार्टी ने। देश के लोग, आपका सवाल क्या है? देश के लोकतंत्र को जिस प्रकार बोल रहे हैं ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ढांचे को जिस प्रकार बीजेपी नुकसान पहुंचा, आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया? भाई साहब, मेरा सवाल हमारे संजय शर्मा जी से है, जिन्होंने पहले कहा कि हमारा उद्देश्य, अगर आप राजनीतिक पार्टी में है तो आपका उद्देश्य, आप क्या दिल्ली में अच्छा कर सकते हैं। भाई साहब ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्या क्या अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी तोड़ना। दूसरी बात, पूछिए ना, जल्दी सवाल पूछिए। से यहाँ खड़े हुए थे राम कुमार जी, क्या उन्होंने जो वादा किया था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ और 2500 नजर आए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। 2500 रुपए और किसानों का कर्जा माफ, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। देख, ये अभी किस छत्तीसगढ़ में रहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, 2.5 करोड़ जनता इस बात को जानती है कि छत्तीसगढ़ में लघु कृषक किसानों की कर्जा माफ हुई है। 2500 रुपया उसको धान का कीमत मिला है। अगर ऐसा ये बोल रहे हैं तो मुझे लगता है ये मोदी जी की ही बात रख रहे हैं। कल मोदी जी कहते थे कि मैं चौकीदार, और आज मोदी जी कहने लगा मैं भी चौकीदार। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि उनके साथ और कई लोग थे जो भारत को निकल गए। अच्छा, ये दूसरा सवाल इनका आया था कि जैसा मोदी ने दिलेरी दिखाई और आतंकवादियों को घुस करके मारा, वैसा आप नक्सलवाद को लेकर के क्यों रुख नहीं अपना रहे हैं? देखिए, पहली तो आप
इस बात को समझ लीजिए, मोदी ने नहीं दिखाई, देश के सैनिक ने दिखाई है, और सैनिक अपनी काम करती है। इसके पहले भी जब मोदी की सरकार नहीं थी तो भारत में सैनिकों ने ही बहुत पूरे लोकतंत्र को बचा के रखने का काम, भारत के करोड़ों आबादी को सुरक्षित रखने का काम सैनिक के हाथों पे है। इंटरनल और एक्सटर्नल सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करने का काम सैनिक करती है, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाज की बात करते हैं। मैं मोदी जी से इसी मन से पूछना चाहता हूँ, वो अच्छे दिन कहाँ है? चलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? 2011 में जो मुंबई में हुआ था उस समय कौन था प्रधानमंत्री? वो समय सैनिक नहीं था क्या? आदरणीय, इनको पहले ये बता दे, देश की हिफाजत सैनिक करती है, कोई प्रधानमंत्री। 2011 का सवाल कि उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई है, हर जगह कार्रवाई हुई है, शायद इनको पता ही नहीं है। देश में सिर्फ कांग्रेस है जो एकता, अखंडता और भाईचारा को। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, गुरु घासीदास को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक ने भारत रत्न दिलाया और दूसरे ने स्टेट में खेल कुछ अलंकरण शुरू किया, चैतखम बनाया। देखिए, जब बाबा साहेब के बच्चे जब जागरूक हो गए, बाबा साहेब के बच्चे जब अपने पैरों में खड़ा होना शुरू कर दिए, तो अब तो इनकी मजबूरी है। आज तो आरएसएस भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को गले में लटका के चल रहा है? मजबूरी है ना, क्योंकि उन समाज के लोगों को अपने साथ लेने के लिए आज जिन आरएसएस के लोगों ने या जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और उनके सारे समाज को कभी फुटे आंख देखना पसंद नहीं किए, आज वो बाबा साहेब को गले में लटका के चलने के लिए मजबूर है। कुछ और सवाल लेते हैं और इस तरफ से हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं। देखिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता, और उनके लिए भाजपा ने, प्रधानमंत्री नमो ने कितनी बार सीबीआई की रेड की, ये शर्मनाक थी। विधायकों को अनाप शनाप रीति से भड़काने का काम किया गया, उनको ये किया गया। तो बताइए, ऐसे में आम आदमी पार्टी, सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है आपका? आम आदमी पार्टी नमो को हटाना चाहती है, ये क्यों हटाना चाहती है, इसका कारण बताया। अच्छा, आप जवाब दे रहे थे कि आखिर क्यों मोदी को हटाना चाहती है, आप कुछ पूछना चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो साथी खड़े हैं, इनसे मेरा ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर सजग चौकीदार है तो नीरव मोदी, मेहुल चौधरी देश से लापता क्यों हो गए? और ये आपका सवाल आ गया। आप कुछ, क्योंकि इस पूरी चर्चा में एकमात्र महिला हैं आप। बाबा साहब का योगदान क्या है? बाबा साहब या जो भी हमारे वरिष्ठ नेता रहे, और उनका सम्मान या आज गले में लटका के चलने की बात हो रही है। पूरा देश गवाह है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी के लोग, सभी लोग संगठित होकर देश को आजादी दिलाए, देश की आजादी में अपना सहयोग किया सब लोगों ने, और सभी लोगों ने अपने बराबर से अपनी सहभागिता उसमें निभाई। आज अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो, ये लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गले में बाबा साहब का फोटो लटकाकर। ये लटकाने की आवश्यकता न कल कांग्रेस को थी न आज कांग्रेस को है। चलिए, एक युवा हमारे साथ है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है उनके प्रतिनिधि से है कि पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के पहुंच से दूर हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के पहुंच से दूर हो रहे हैं। वही सवाल है, पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के पहुंच से दूर हो रहे हैं। देश में किसान आत्महत्या को करने पे मजबूर हो रहे हैं। मोदी जी सिर्फ भाषण देने वाले हैं। अब तो बता दो कम से कम कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। आप बस। हाँ जी, मैं कांग्रेस के विधायक जी से पूछना चाहूंगा, आज उनकी छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार है। जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिखा है, पिछड़े वर्गों के लिए उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी, तो कम से कम पूरी भागीदारी नहीं, 27% आरक्षण की जो आरक्षण है उनका
पिछड़े वर्गों का कब लागू करेंगे? माननीय विधायक जी बताने का कष्ट करेंगे। लेकिन उसमें तो 50% की सीलिंग लगी हुई है ना। पर 52% लिखा है उनकी जनसंख्या के आधार पर, लेकिन मंडल कमीशन के आधार पर 27% लिखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कब वो उनका पालन करेंगे, कब आरक्षण लागू करेंगे? ऐसा कोई कांग्रेस ने वादा किया था क्या? वादा नहीं, ये भारत के संविधान में लिखा है, उसको पूरा करे। नहीं, आप तो कह रहे कि मंडल कमीशन की सिफारिश है, कि भारत के संविधान में कैसे लिख गया? भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा, मंडल कमीशन 27% उन्होंने सिफारिश किया। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं बीजेपी के केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास का पैमाना क्या होता है? घर बना देना, पुल बना देना, ये विकास का पैमाना? बहुत बड़ा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये चारों लोगों से पूछूंगा मैं, विकास है क्या? सर्वत्र विकास, सबका साथ हमारा नारा है और उसी के अनुरूप हमारे काम भी हो रहे। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिए। नहीं, मैं एक आदमी हूँ, आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ ये मैं कैसे जानूंगा? नहीं, प्रत्येक गरीब लोगों का घर बना है, प्रत्येक विकास हो गया। प्रत्येक महिलाओं को आज जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है, सिलेंडर मिला है। छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट है कि साल में जितने 23 लाख कनेक्शन बांटे गए हैं, उन्होंने सिर्फ एक सिलेंडर भरवाया है, दूसरा कभी रिफिल ही नहीं करवाया। अब वो तो ऐसा है, विरोधियों का ये है, जैसे अभी सरकार के दस्तावेज कह रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है ना कि इनके नेता लोग जो यहाँ बयान देते हैं, तालियां पाकिस्तान में बजती है, ये तो देश का दुर्भाग्य है। आप साहब क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी जाते हैं अमेरिका में तालियां बजती है, कुछ नहीं होती है क्या आपको? ये तो राष्ट्रवाद के नाम पर एक चुनाव लड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान होने वाली पार्टी है। हम लोगों ने एकता यात्रा में लाल किला में लाल चौक में जाके झंडा फहराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब जब देश पे संकट आए, देश को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमारे नेता सक्षम नेतृत्व, सुशासन दो हमारा मूल मंत्र है। चलिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में तिरंगा फहराने का काम किया और कुछ सवाल जनता से आए, अम्बेडकर जी को लेकर के आए, आप उस पर क्या? विकास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो साथियों ने उठाया, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर सही मायने में असली विकास अगर हम चाहते हैं तो इस देश में जब एक नेशन है तो एक एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन आज तारीख तक इस देश में एक एजुकेशन नहीं है। एक तरफ गांव में जो प्राइमरी स्कूल हमारा चलता है वो भात खाने वाला स्कूल बन गया, और एक तरफ शहरों में जो स्कूल है जहां पर कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम से स्कूल है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 28 का के आधार पर 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा। क्या इस देश में हो रहा है निःशुल्क शिक्षा? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों एक एजुकेशन नहीं लाने का काम किया? न कांग्रेस ने किया, न भारतीय जनता पार्टी ने किया। कौन सा विकास चाहते हैं? अगर असली विकास होगा तो वहां से होगा जब हमारे बच्चे इस देश के अंदर में शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। चलिए, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, सबको समान शिक्षा, ये जरूरी है, बुनियादी विकास का एक मापदंड है। आप क्या सोचते हैं विकास के बारे में? देखिए, मेरे अजीज मित्र को शायद विकास की परिभाषा ही पता नहीं है। कांग्रेस ने विकास को लेकर देश में शुरू से ही गांव से लेकर शहरों तक में विकास कराने का काम किया। आज गांव-गांव में आज देखना, जब देश आजादी के बाद गांव में हैंडपंप नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं थी, गांव में अस्पताल नहीं थी, गांव में सड़क नहीं थी, गांव में अब पुल पुलिया नहीं थी, गांव पहुंच विहीन थी। आपको मैं बता दूं, शिक्षा का अधिकार कानून किसने लाया? स्वास्थ्य अधिकार किसने लाया? एक कॉन्स्टिट्यूशन है और ना विकास, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे बिल्डिंग हो, मालूम होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ये देश किसी की भी सरकार बने, उस सरकार को करना पड़ेगा। ये कोई कांग्रेस की मेहरबानी नहीं है, न बीजेपी की मेहरबानी है। आदरणीय, आपको ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए, सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होती है? दबे कुचले शोषित लोगों को पहले बोलने दोगे? सरकार इस चीज को बुलवा लीजिए। जब मैं बोल
आप अपने प्राइवेट नहीं कर रहे हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन के कारण है। चलिए उनका जवाब ले लो। आदरणीय, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संविधान दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक मजबूत लोकतंत्र दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोगों का एक रोजगार के अवसर दिया। आज इस देश के लोग पढ़ने के लिए आगे हैं। आपको बता दूं, अभी राहुल गांधी जी 206 देशों में जो कानून लागू नहीं है, न्याय का मिनिमम आय कानून लाने जा रही है कि भारत देश के 25 करोड़ आबादी जो आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे परिवार को हर महीना उसके खाते में 6,000 रुपया जारी की जाएंगे, मैं साल में 72,000 रुपया, ताकि उसके जीवन स्तर सुधार सके। विकास 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 क्या है? मैंने अभी तीनों मेरे भाइयों की बातें सुनी। इनकी नजर में जो विकास की बातें करते हैं, देखिए विकास का पैसा आता किससे है? पब्लिक से आता है। ये सरकार किसकी है? पब्लिक की है। लेकिन सरकार के निर्णय में जनता की भागीदारी नहीं है। जिस संविधान की ये बात करते हैं वहाँ सत्ता कहाँ पर है? तीनों साथियों ने सत्ता की बात की। क्या यही अम्बेडकर साहब का संविधान है? भारत का संविधान है? आज भी अंग्रेजों के जाने के बाद, गुलामी के बाद भी सत्ता कायम किसने की? पार्टियों ने की। पार्टी अपने आप को खड़ा करने का काम करती है। ये अपने आप के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी को खड़ा करने का। ये संविधान के खिलाफ है। इन्हीं की वजह से संविधान को नुकसान हुआ है। जब तक विकास के कार्यों में या विकास में जनता की भागीदारी नहीं होगी, इस देश का विकास नहीं हो सकता। केवल सत्ता परिवर्तन होगी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं। विकास विकास क्या मुद्दा है जांजगीर में, या फिर आरोप प्रत्यारोप से ये चुनाव लड़ा जाएगा? पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ रहा है। 10 साल तक कमला देवी रही है। आज भी जांजगीर मुख्यालय में जिले में न मेडिकल कॉलेज हुआ, न इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, और न ही यहाँ एक भी एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हुआ। आज भी सुविधा का अभाव है। सांसद जी गायब है। चलिए उनसे पूछ लेते, कुछ और सवाल पूछना चाहते? मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, तो एक महीने के अंदर दारूबंदी की अलग बात किए थे, बेरोजगारी भत्ता का बात किए थे, और 10% आरक्षण सामान्य लोगों के लिए अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? दारू भत्ती के अलग अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया है? आयुष्मान योजना को बंद किया, आज गरीब लोग दर दर भटक रहे हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप अगर सत्ता में आते तो आपकी नेतृत्व कौन होगा? दूसरी बात, आप बोल रहे हैं आइडियोलॉजी की, आप चाहते हैं देश में देशभक्ति सुरक्षा कानून हटे। आपके यहाँ नए परिवार के सदस्य भी आ चुके हैं, रिहान और मिराया। जब तक आप परिवारवाद से ऊपर नहीं उठो, क्या देश की विकास करोगे? आप बात चलिए यहाँ जवाब दे रहे हैं। भैया इन लोग बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी वालों से एक ही चीज पूछना चाहूंगा, राफेल का रेट और राम मंदिर का डेट ये क्यों नहीं बताते? कुछ मोहम्मद जो सरकार बनाया, पहले ये दोनों चीज बता दें लोग, उसके बाद आके हाँ बोले। और जांजगीर में इन लोग क्या विकास किए हैं पूरी जनता जान रही है। बीजेपी की 15 साल से सरकार थी, रायपुर से टेंडर जारी होता था कि ये आदमी डस्टबिन बांटेगा, पूरे छत्तीसगढ़ में वही आदमी डस्टबिन बांटता था। लाइट रमन सिंह का रिश्तेदार लाइट लगाएगा तो रमन सिंह का रिश्तेदार ही लाइट लगाता था। उसने दवाई का इन लोग से पूछिए, डेट पूछ लीजिए, और राफेल का रेट पूछ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। राफेल का रेट और राम मंदिर का डेट। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आज भी हमारे घोषणा पत्र में है, और भारतीय जनता हम संकल्पित है, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। बहुत बढ़िया, चुनाव का समय बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। अब आप ये बता दीजिए कि जांजगीर के विकास के लिए क्या कुछ किया? 10 साल से आपकी सांसद है, 15 साल से। जांजगीर के विकास के लिए देख लीजिए, नैला रेलवे स्टेशन का नाम उसमें जांजगीर शब्द किसने जुड़वाया? हमारी सांसद की देन है। अच्छा, नाम जुड़वाना विकास का पैमाना है। आपके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते काम, बताइए काम। मैं तो बोल रहा हूँ, रेलवे का जितने ओवरब्रिज बन रहा है, इतने सारे बैराज, इतने सारे नदियों में पुल किसके कार्यकाल में हुआ है? सब गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से। आप ये जो कह रहे हैं, आप बताइए, सही कह रहे हैं? ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ओवरब्रिज का उदाहरण देता हूँ। एक ओवरब्रिज जो 11.5 करोड़ में बनना था, अगर समय पे 16 माह में न बने तो उसमें 6% पेनाल्टी लगनी थी 78 लाख की। लेकिन बीजेपी की सरकार थी, 78 लाख रुपए पेनाल्टी नहीं वसूली गई, 2 करोड़ 36 लाख रुपया महंगाई बढ़ने के नाम पे भुगतान हुआ। ये किस विकास की बात करते हैं? बैरेज के विकास की बात बताऊं, 1 अरब 75 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का नुकसान हुआ, समय पे बैरेज नहीं बना। मंत्री जी बोलते हैं समय पे समझौता नहीं होगा।
पेनाल्टी दूर, आपने अतिरिक्त भुगतान किया। आप किसी भी ब्रिज की बात कर ले, मैं बताने को तैयार हूं। चलिए आप बताइए कि ये जो सवाल उठ रहे हैं कि परिवार ही चलेगा क्या, भांजों के नाम तक बता दिए, और 2 वादे, शराबबंदी कब होगी, बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? देखिए, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में बातें कही, वो सारी बातें अक्षर सा पालन हो रही है। ये मेरे मित्र चिल्लाना बंद करे, पहले चौकीदार क्या है ये खोज के ला दे। पहले चौकीदार क्या है ये मेरे को बता दे, और चिल्लाना बंद करे। पहले ये अच्छे दिन कब आएंगे, 15 लाख खाता में कब जमा होंगे, ये मेरे को बता दे। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में कही कि 10 दिनों के भीतर हम किसानों की कर्जा माफ करेंगे, और इनके मंत्री ऐसे चिल्ला कर कहने लगे, अजय चंद्राकर चिल्लाने लगे, अगर कांग्रेस कर्जा माफ करती है हम इस्तीफा दे देंगे। वो मंत्री को पहले बोले इस्तीफा कब देंगे, इस्तीफा कब देंगे, इनको बोले। कांग्रेस ने कर्जा माफ की है, कांग्रेस ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य, इन्होंने 2100 रुपए समर्थन, 2100 रुपए धान खरीदने के बाद की, धान नहीं खरीदा। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में आगे बढ़ रही है। अभी एक अप्रैल से 35 किलो चावल 1 अप्रैल नहीं हो पाएगा, 35 इस अप्रैल से नहीं हो रहा है, अगले महीने से हो जाएगी। कांग्रेस तो गलत बयान मत दीजिए। मैं आपको बता दूं, ये झूठ वाली बात ही नहीं है, ये बजट में है, ये बजट में है, बजट में राशि जारी कर दी गई है। 35 किलो चावल की, बिजली बिल हाफ की, ये तो बजट में आ गई है। और रही बात दारू की, शराबबंदी की, हम एक कमेटी बनाई गई है, 2 कमेटी बनी है, समाज प्रमुखों की कमेटी बनी है, और विभिन्न राजनीतिक दलों और सारे जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनी है। नोटबंदी जैसे हम लोग शराबबंदी नहीं करना चाहते हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। इन्होंने तो भी कमेटी बनाई थी, इसकी कमेटी की रिपोर्ट आपने देखा है? चलिए मेरे को ये बताइए, आरोप प्रत्यारोप चूंकि चलता ही रहा है और चलेगा ही, जांजगीर लोकसभा चुनाव अगर कांग्रेस 15 साल के बाद जीतती है तो जनता से क्या वादा करते हैं? देखिए, पहली काम जांजगीर चांपा इन 4 दशक में, मैंने 4 पंचवर्षीय में यहाँ मोदी जी के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, लेकिन इन 20 सालों में इस लोकसभा में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस लोकसभा में यहाँ के किसान को यही मिनी माता हसदो जलाशय बांध है, यहाँ के किसानों को 2 फसली के लिए पानी नहीं मिलता, यहाँ पढ़ने लिखने वाले को मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ 2 फसली के लिए पानी नहीं मिलता। राज्य में तो आपकी सरकार आ चुकी है साहब, अभी सरकार बने मुश्किल से 3 महीने तो आपको करना है। मैं कह रहा हूँ कि सांसद का चुनाव जीतते हैं या सांसद के चुनाव के लिए जनता के बीच में जाएंगे, किन वादों के साथ जाएंगे? जांजगीर के जनता जान रही है। हमने जो किसानों से वादा किया था, छत्तीसगढ़ के जनता से वादा किया था, उसको पूरा किए। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये साहसिक निर्णय लेकर बताई है कि इस सरकार ने जो निर्णय ली है, किसानों की कर्जा माफी, 2500 रुपए समर्थन मूल्य, उसके अलावा 35 किलो चावल, राज्य सरकार के कामकाज के बूते ये जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी के नाम के सहारे भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आप किन वादों के साथ जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, अभी यहाँ पर हमारे मित्र लोग चिल्ला रहे हैं चौकीदार चोर है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज रफाल घोटाला हुआ तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है, लेकिन राहुल गांधी जी के पिताजी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, और तब इस देश के अंदर में बफोर से घोटाला हुआ था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन मैं कहता हूं ये चोर मौसेरे भाई है, ये चोर मौसेरे भाई है। चलिए, कांग्रेस और भाजपा एक हो गई, चोर मौसेरे भाई, आपको मैंने 2 बार बोल दिया। अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। अच्छे दिन में बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी के जनेऊ पहनना आ गया और प्रियंका गांधी मंदिर जाना चालू कर दी। चलिए, ये अच्छे दिन है आपके लिए, हमारे लिए अच्छे दिन नहीं है। हमारे लिए अच्छे दिन है कि विकास हो। ये देश के मुखिया का चुनाव है, तो मैं सभी पार्टियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक आम आदमी की जगह लेके, क्योंकि अभी जब बात कर रहे हैं तो अपन राज्य के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। आज कांग्रेस की सरकार है और उनका कार्य सब कोई देख रहे हैं, क्या वादा किया, क्या वादा खिलाफी किया, वो अलग बात है। यहाँ मुद्दा है राष्ट्रीय नेता का, मुखिया बनाने का।
तो हमने जो 5 सालों में देखा है, मेरी उम्र 41 साल हो गई, मैं जहां से समझता हूँ कम से कम 15-20 साल हो गए कि मैं सोच सकता हूँ कि मुझे समझदारी आई होगी। मैंने कभी उतना काम नहीं देखा जितना मैं, थोड़ा जल्दी कीजिए, जितना 5 साल में जितना मैंने काम देखा, मैंने पिछले और 45 साल मतलब 41 साल की उम्र में और भी जब से मैंने ये काम नहीं देखा। आप कुछ? सर, मैं सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। हर मतदाता मैनिफेस्टो देखकर वोट डालता है, चुनाव घोषणा पत्र देखकर वोट डालता है। अगर चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे को अगर ये पार्टी पूरा नहीं करती तो क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? ये तैयार है? सभी पार्टियों के लिए मेरा प्रश्न है। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो जारी किया, भाजपा ने भी जारी किया, लेकिन अपने मैनिफेस्टो पर कभी भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं करता, आम जनता छली जाती है। तो ये पार्टियां के ऊपर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करने का कोई संविधान में कानून लाया जाए, संसद में पारित करें। हमारे अगर मैनिफेस्टो का अमल नहीं करते हैं तो सारे के ऊपर इनके ऊपर हमारे को धोखा देने का, छल करने का, आम जनता के साथ इन्होंने जो काम किया है इनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाए और अगर अपने कार्यकाल में पूरा नहीं करते इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हम उसी को मैनिफेस्टो देकर वोट डालते हैं। तो ये क्या है, स्वीकार रूप से ऐसा संभव है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। ये सहमत? हाँ, मैं कांग्रेस भाजपा के लोग जो हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को छलते गए हैं और आज मान्यवर साहब काशीराम जी ने आकर के इस दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को हक अधिकार राजनीति के संबंध में जताने का काम किए, बताने का काम किए हैं। आज वो समय आ गया है कि कांग्रेस भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगा, मैं एक महिला नेत्री है, उनसे बातचीत करूंगा, कांग्रेस की है जी। आप कुछ कहना चाह रही? दबे कुचले शोषित लोगों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जांजगीर जिला आरक्षित क्षेत्र है, क्या यहाँ पे दूसरी भाजपा या कांग्रेस के यदि व्यक्ति जो खड़े हैं ये किसी दिगर समाज से है? क्या उस समाज से नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं बनता जिस बात को ये जातिवाद के रूप में आपस में बांटा जा रहा है? दूसरी बात यह कि क्या इनको ओबीसी की समर्थन इनको नहीं चाहिए? क्या इनको सामान्य वर्गों का समर्थन नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो पहले ये बताएं, उसके आधार पे फिर आगे की। लास्ट कमेंट एक लाइन में, क्योंकि बिल्कुल वाइंड अप करना है मुझको। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नीति है सर्वजन हिताय जन सुखाय। नारा बदल गया ना, भारत सबका नहीं है। ये जो नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति के आधार पर आज बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही है। और जातिवाद हमने नहीं बनाया, ना हमें, इस देश में ऑलरेडी जातिवाद है। आप बताइए लास्ट कमेंट एक लाइन में कि क्यों वोट दे कांग्रेस को जनता? कांग्रेस को इसलिए वोट दें क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में। आपको क्यों वोट? अरे भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को सबसे अधिक पूरा करने वाली पार्टी। अरे अभी का घोषणा पत्र कहाँ है साहब? 4 से घोषणा करके बैठी है, 2004 में सब गांव में बिजली पहुंचाई। घोषणा पत्र, आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी बातें चुनाव में होंगी, लेकिन असल मुद्दे, असल जो बात है वो बात है विकास की, कि इस क्षेत्र की तस्वीर कब बदलेगी। क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 3 फसल किसान लेते हैं, उसके बाद भी गरीबी काफी ज्यादा है। तो जो बुनियादी पैरामीटर्स है विकास के, उन पर जांजगीर चांपा कब आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल राजनीति काफी गर्म है, दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों में काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला बसपा से भी है। बसपा मजबूत कंटेस्टेंट है और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का ये चुनाव होता है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगला पड़ाव हमारा कोरबा होगा, कल वहां आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल बंधकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।